तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा पुलिस जवान की रिटायरमेंट की भी हो रही है। बिहार में सियासी अटकलों के बीच ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गईं। इनमें तेजस्वी यादव सामने खड़े सीएम नीतीश कुमार को झुककर अभिवादन करते नजर आए। फिर नीतीश ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये मौका राजभवन में नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह का था, जहां सीएम नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। ये तस्वीरें ऐसे समय चर्चा बनी जब एक दिन पहले ही तेजस्वी के पिता लालू यादव ने नीतीश के लिए उनके दरवाजे खुले होने की बात कही थी। हालांकि सुबह तेजस्वी ने कहा था कि लालू यादव ने मीडिया को शांत रखने के लिए ये बयान दिया था। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे, जहां उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए। इस दौरान शिवराज के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। ऐसे में शिवराज ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा की। हरियाणा के रेवाड़ी में एक पुलिस जवान की रिटायरमेंट चर्चा में आ गई। दरअसल हेड कांस्टेबल विजय कुमार अपनी रिटायरमेंट के बाद आयोजित कार्यक्रम के लिए हेलीकॉप्टर से अपने गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले विजय कुमार भारतीय सेना से साल 2003 में रिटायर होने के बाद हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। विजय कुमार के मुताबिक ये उनके बच्चों की इच्छा थी कि वो रिटायरमेंट में हेलीकॉप्टर से घर आएं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी से झरने तक जम गई। ये तस्वीरें डोडा के भद्रवाह इलाके की है, जहां झरने से गिरने वाले पानी की धाराएं बर्फ में बदल गईं। इन्हें देखने के लिए सैलानी भी जुट रहे हैं। सिडनी टेस्ट से एक दिन पहले भी रोहित शर्मा को लेकर दिन भर चर्चाओं का दौर गर्म रहा। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक रोहित के प्रदर्शन को लेकर बातें होती रही। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि रोहित शुक्रवार से शुरू हो रहा 5वां टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने खुद ही फाइनल टेस्ट में आराम करने का फैसला किया है। रोहित की जगह जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे और शुभमन गिल की प्लेइंग 11 में वापसी होगी। बुमराह रोहित शर्मा के गैर हाजिर रहने पर पहले पर्थ टेस्ट में भी कप्तानी कर चुके हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। आज की ये खबर प्रयागराज महाकुंभ में आतंकी धमकी से जुड़ी हुई है। 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ का भव्य और दिव्य आगाज होने वाला है और इसको लेकर दिव्य और भव्य तैयारियां भी चल रही हैं। वहीं खुफिया इनपुट मिला है कि महाकुंभ में खलल डालने की आतंकी साजिश हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक महाकुंभ में अघोरी के वेश में खलल डालने वाले आतंकियों की एंट्री हो सकती है। पुलिस की माने तो आतंकी सुरक्षा में सेंध लगाने की फिराक में है। ऐसे में जरूरी है कि महाकुंभ में आतंकी खतरे के साए को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में साधु संतों के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो महाकुंभ की आन बान और शान है। लेकिन अब इन्हीं साधु संतों के वेश में आतंकी बड़ी साजिश रच रहे हैं। खालिस्तानी से लेकर आतंकी संगठन तक सभी महाकुंभ में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें खलल डालने के लिए आतंकियों ने जो रास्ता चुना है वो अघोरियों से होकर जाता है। पुलिस को बड़े इनपुट मिले हैं कि महाकुंभ में आतंकी साधु संत अघोरी की आड़ में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेला क्षेत्र में अघोरियों के वेश में आ सकते हैं। ये जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को एक गोपनीय रिपोर्ट में दी है। इस दौरान हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, उस पर भी चौकसी बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिस बल की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एसएसबी की, उसके साथ भी मीटिंग हो चुकी है। जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, हम लोग 7 स्तरीय
सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। पिछले हफ्ते भेजी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी प्रॉक्सी नाम से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने का काम भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि महाकुंभ में सीक्रेट पुलिसकर्मियों को साधुओं के वेश में तैनात किया जा रहा है, ताकि वे मेले क्षेत्र में हर गतिविधियों पर नजर रख सकें। ये कुंभ मेले में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, अखाड़ा के पंडालों में और संगम तट पर तैनात रहेंगे। इस संबंध में हमारे थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। अभी कुछ अकाउंट के बारे में क्लूज मिले हैं, जिसको हमारी टीम परस्यू कर रही है और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। और कुछ इनपुट्स ऐसे इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, जहाँ तक महाकुंभ की बात है, तमाम शरारती तत्व जो कि नहीं चाहते कि कहीं शांति हो, इतना बड़ा आयोजन अच्छे से हो, तो अपने नापाक इरादों से कुछ न कुछ संदेश देते रहते हैं, कुछ मैसेज देते हैं या कुछ अपने इरादे रखते हैं। जो भी है, हम सतत तैयारी करते हैं और सुरक्षा हमारी चाक चौबंद है। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने महाकुंभ के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी, जिसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। वहीं नसर पठान नाम के युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 31 दिसंबर को धमकी दी। उसने कहा कि महाकुंभ में बम ब्लास्ट कर 1000 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जाएगा। युवक ने सोशल मीडिया पेज पर खुद को भवानीपुर, पूर्णिया, बिहार का रहने वाला बताया है। साइबर थाना पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। इस अकाउंट यूजर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ क्षेत्र से रूस का एक संदिग्ध नागरिक घूमते हुए पकड़ा गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि वीजा खत्म होने के बाद भी वो अवैध तरीके से मेला क्षेत्र में रह रहा था। पकड़ में आए रूसी नागरिक ने अपना नाम आंद्रे पॉफकॉप बताया है और वो पिछले 4 महीने से चोरी छिपे देश में रह रहा था। हालांकि पुलिस ने उसे इमिग्रेशन ब्यूरो दिल्ली को सौंप दिया है। प्रयागराज में कुंभ की दिव्यता और भव्यता के साथ साथ उसकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 200 करोड़ की लागत से उपकरण खरीदे हैं, जिसमें भारी संख्या में सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तमाम उपकरण भी शामिल हैं। खुफिया विभाग में इस बार बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा और इस बार खुफिया विभाग न सिर्फ सादे वस्त्रों में जगह जगह घूमेगा, बल्कि दुकानदार, मल्लाह और मोबाइल रिचार्ज करने वाले बनकर संदिग्धों पर नजर भी रखी जाएगी, ताकि मेला परिसर में कोई खतरनाक मंसूबों से आने वाले शख्स के चेहरे को फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए पहचाना जाए और पुलिस के डेटाबेस से मिलान कर उसकी पहचान को सुनिश्चित करने के बाद दबोचा जा सकेगा। अनुमान है कि महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान के लिए आने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को कई इनपुट्स मिले हैं, जहां आतंकी प्रयागराज के महाकुंभ को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच शुरू हो गई है। गाड़ी से मेले में आने वालों के नाम, पता और मोबाइल दर्ज किए जा रहे हैं। AI आधारित सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम से मेले की सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस डिपार्टमेंट और साइबर सेल ने 6000 से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल सर्च किए हैं। कई संदिग्धों को सर्विलांस और कॉल इंटरसेप्ट के जरिए 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। इसी जांच के दौरान स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को एक संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मिली है। इसमें आतंक का सीक्रेट कोड दर्ज है। हमारे ड्रोन का सिस्टम है, टीथर ड्रोन है, एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि कोई ड्रोन से किसी तरह की कोई घटना कारित न किया जा सके। इसके अतिरिक्त किसी तरह की डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, इससे बचने के लिए भी काफी संख्या में नई उपकरण इत्यादि का क्रय किया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में पुलिस का पहरा कड़ा है और चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी है। हर आने जाने वालों की जांच की जा रही है। जल, थल और आकाश से पुलिस की नजर है। इसी वजह से सुरक्षा घेरे को भेदने के लिए आतंकियों ने ये साजिश रची है, जिसमें साधु संत के वेश में महाकुंभ में एंट्री का प्लान बनाया जा रहा है। महाकुंभ मेले की सुरक्षा में 60,000 जवानों को तैनात किया गया है।
जिनमें 37,000 पुलिसकर्मी, 10,000 अधिकारी, 14,000 होमगार्ड, 3,000 महिला पुलिसकर्मी, 250 महिला पुलिस अधिकारी, 20 कंपनी पीएसी, 45 कंपनी पैरामिलिट्री और 7,000 फायर कर्मियों की तैनाती की गई है। आतंकियों का भले ही ये प्लान हो, लेकिन योगी की पुलिस इसे पूरी तरह फेल करने की तैयारी में है। महाकुंभ में सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया गया है कि आतंकी किसी भी वेश में आए, उनके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। सिख फॉर जस्टिस के इंटरनेशनल टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जिस तरीके से प्रयागराज कुंभ में एक बड़े हमले का ऐलान किया है, उसके साथ साथ आईबी के द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद है कि प्रयागराज में होने वाला कुंभ दिव्य और भव्य तो हो ही, सुरक्षित भी हो। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया से लाखों लोग आने वाले हैं, लेकिन इस तरह की धमकियों से लोगों में डर का माहौल बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि महाकुंभ में आतंकी खतरे के साए को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में अगले हफ्ते हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने पीओके का नाम लिए बिना इशारों में ये भी कहा कि हमने जो कुछ भी कमाया है वो जल्द ही पालेंगे। अमित शाह ने ये बातें दिल्ली में आयोजित एक किताब के विमोचन के मौके पर कही। गृहमंत्री के मुताबिक अब कश्मीर से टेरर का इकोसिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इस साल सुप्रीम कोर्ट 3 मुख्य न्यायाधीशों के नेतृत्व में काम करेगी। दरअसल इस साल 2 चीफ जस्टिस समेत 7 जज रिटायर होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि उनके बाद जस्टिस BR गवई चीफ जस्टिस बन सकते हैं। हालांकि वो भी अगले 6 महीने यानी 23 नवंबर तक ही इस पद पर रहेंगे। फिर इसी साल तीसरे चीफ जस्टिस को कार्यभार सौंपा जाएगा। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टी बढ़ा दी गई। दरअसल घने कोहरे और बढ़ती ठंड की वजह से प्रशासन ने नर्सरी से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया, यानी अभी यहाँ स्कूल नहीं खुलेंगे। एम्स दिल्ली से रिटायर हुए पद्मश्री डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो अभी एम्स के नेत्र विज्ञान केंद्र के प्रमुख थे। ऐसे में अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन जब वो निकल रहे थे तो उनकी आंखें झलक आईं, जबकि उनके साथी डॉक्टरों ने तालियां बजाकर उनके योगदान को सराहा। डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई, उससे वहां 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। लिहाजा केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों में लगे कई मजदूर नीचे लौट आए हैं। वहीं जो मजदूर वहां बचे हुए हैं वो 1-2 दिनों के भीतर नीचे आ जाएंगे। धाम में सरस्वती नदी पर 54 मीटर का पुल बनकर तैयार हो गया है। अब कुछ समय बाद तीर्थ पुरोहितों के मकान और अस्पताल बनाने समेत दूसरे काम शुरू किए जाएंगे। अभिनेता सुनील शेट्टी पंजाब के अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका। इस दौरान सुनील शेट्टी के साथ उनकी पत्नी माना शेट्टी भी मौजूद रही। उन्होंने बताया कि वो नए साल पर गुरु के आगे अपना सिर झुकाने आए थे। सुनील शेट्टी के मुताबिक उन्हें यहाँ आकर बेहद अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। अभिनेता सोनू सूद ने महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के दर्शन किए। इस दौरान वो आरती में भी शामिल हुए। सोनू सूद ने वहां नए साल पर बाबा से अपनी फिल्म फतेह की सफलता के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म की कमाई समाज के जरूरतमंदों के लिए खर्च करेंगे। आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में संग्राम छिड़ा हुआ है। जब आम आदमी पार्टी ने सियासत में धर्म का दाव चला तो बीजेपी ने उसकी काट में सावरकर वाला दाव चल दिया। कल प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 2 कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे, जिसमें से एक कॉलेज सावरकर के नाम पर होगा। अब बीजेपी सावरकर के नाम पर आम आदमी पार्टी के दाव को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी सावरकर पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन कांग्रेस सावरकर को लेकर बीजेपी पर हमला जरूर कर रही है। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम लोगों के आम मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। अब एजेंडा धार्मिक हो चला है। पहले केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने का ऐलान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में मंदिर तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी कह रही है कि 10 साल बाद एन चुनाव के वक्त केजरीवाल को पुजारियों की याद क्यों आ रही है, जबकि मस्जिद के इमामों को तो दिल्ली सरकार 10 साल से सैलरी दे रही है। दिल्ली की सियासत में अब सावरकर की भी एंट्री हो गई है। कल प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 2 कॉलेजेस की आधारशिला रखेंगे, जिसमें से एक कॉलेज सावरकर के नाम पर होगा। आम आदमी पार्टी सावरकर के नाम पर संभल कर चल रही है। कॉलेज पर ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है। कांग्रेस के लोग हैं ऐसे वक्तव्य देने का काम करते हैं। इंदिरा गांधी ने तो उनको पत्र लिखा था, सराहना पत्र लिखा था, उनके डाक टिकट लागू किए थे, उन्होंने उनकी सराहना भी की थी। तो मुझे लगता है आज का विरोध जो है वो राजनीतिक विरोध चालू हो गया है कि केंद्र सरकार कुछ भी करेगी हम उसका विरोध ही करेंगे। एक वर्ग को तुष्टिकरण के तहत वो सब ऐसा काम करते हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री एक्टिव होते दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे। ईस्ट दिल्ली में सुषमा स्वराज के नाम पे एक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। करने दीजिए, कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं तो करने दीजिए। आम आदमी पार्टी सावरकर विरोधी दिखने से बचना चाह रही है, क्योंकि इससे धर्म वाले एजेंडे में नुकसान होने का खतरा है। और कांग्रेस खुलकर इस पर सवाल उठा रही है। वो लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे, जो उनके इन्फॉर्मर्स बने हुए थे, उनकी पेंशन ले रहे थे, उनको जो माफीनामा की चिट्ठियां लिखे थे और उनको उन अपनी चिट्ठियों में यूएस लॉयल सर्वेंट करके भी लिखा गया था। तो मुझे लगता है कि इनके पास जो आइकन्स नहीं है आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे, इस तरीके के लोगों को लेके वो लेजिटिमाइज करवाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी करें, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है। वीर सावरकर इस देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनका इतिहास और उनका जो योगदान है इस भारत की स्वतंत्रता में वो अमूल्य है और हम सब भारतीयों को उसको नमन करना चाहिए। कांग्रेस की आपत्ति हमेशा जो है वो देश के उन शहीदों के लिए होती है जो उनकी विचारधारा के साथ नहीं थे, उसके खिलाफ ही रहते हैं वो। इसलिए कांग्रेस से हमें सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं। दिल्ली में वोटर आईडी को लेकर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग छिड़ी है। बीजेपी ने आप सांसद संजय सिंह और उनकी पत्नी को 2 जगह का वोटर होने का आरोप लगाया। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है। ये सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट है। भाभी जी का नाम वहां पे भी है, संजय सिंह का भी है, और इधर एफिडेविट दे रहे हैं ये कि हम दिल्ली हरिनगर विधानसभा के निवासी हैं। मेरी पत्नी ने अपना वोट कटवाने के लिए आवेदन 4 जनवरी 2024 को दिया। 4 जनवरी 2024 को यह आवेदन दिया जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में। इसके अलावा ये वोटर लिस्ट है, मैं भेंट कर रहा हूं, जाओ और सुल्तानपुर का जो वोटर लिस्ट है उसको भी चेक करो। इसमें मेरे माताजी का नाम है राधिका सिंह, पिताजी का नाम है दिनेश सिंह। इसके अलावा न मेरा वोट है न मेरी पत्नी का वोट। दिल्ली की सियासत में इन दिनों चिट्ठियों की भूमिका भी बढ़ गई है। नई चिट्ठी किसानों के मुद्दे पर आई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल और आतिशी ने कभी किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिए। केजरीवाल ने सरकार में आते ही जन हितैषी निर्णयों को लेने के साथ पर अपना रोना रोया है। 10 वर्षों से दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हमेशा किसानों के साथ केवल धोखा किया है। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया। अब शिवराज सिंह की चिट्ठी के बाद मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से भी चिट्ठी भेजकर जवाब दिया गया। उन्होंने लिखा, बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। मोदी जी से कहिए उनसे बात करें। किसानों से राजनीति करना बंद करो।
बीजेपी राज में किसानों पर गोलियां, लाठियां चलाई गईं। देखिए, मैं समझता हूं कि किसानों की हत्यारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 750 किसानों की शहादत ली है, किसानों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी कह के अपमानित किया है, सड़कों पे कीले गाड़ के दुश्मन देश की नागरिक की तरह उनको डील किया है और देश के किसानों को 3 काले कानून के नाम पर धोखा दिया है। आज तक एमएसपी की गारंटी लागू नहीं की। मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार मोदी जी पूंजीपति मित्रों के साथ मिलके अगर इस देश में फिर से काला कानून तीनों लागू करना चाहते हैं तो ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। बयानबाजी तो खूब हो रही है, पर इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी ने ना तो चिट्ठी में दिया, ना ही बयान में कि दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा क्यों नहीं दिया। ना ही इस बात का कोई जवाब मिला कि दिल्ली के किसानों तक केंद्रीय योजनाओं का फायदा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाएं, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आएं। बैंक, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी की वजह से शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिली। सेंसेक्स 1438 अंकों पर 79,944 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 446 अंक उछलकर 24,189 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 330 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 79,720 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 130 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 90,630 रुपए पर पहुंच गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 9 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 73 पैसे हो गई। टीवीएस मोटर कंपनी के बाइक और स्कूटर की बिक्री दिसंबर 2024 में बढ़ी। इसमें पिछले साल के मुकाबले 7% की बढ़ोतरी हुई है। बीते साल के आखिरी महीने में कंपनी ने कुल 3,21,687 गाड़ियां बेची, जबकि इसके पहले दिसंबर 2023 में टीवीएस मोटर ने 3,01,898 गाड़ियां बेची थी। कंपनी के मुताबिक ईवी और एक्सपोर्ट में ज्यादा फायदा देखने को मिला। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल मीडिया का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी केरल के मंदिरों में खत्म की गई बरसों पुरानी परंपरा की। केरल के हिंदू मंदिरों में दर्शन करने से जुड़ी एक पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया गया है। बरसों से चली आ रही परंपरा के तहत पुरुष भक्त मंदिर में दर्शन से पहले अपने शरीर के ऊपरी हिस्से के कपड़े उतारते थे। केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित शिवगिरी मठ के प्रमुख स्वामी सच्चिदानंद ने कहा है कि ये प्रथा राज्य के कई मंदिरों में है और इसका पालन आगे से नहीं किया जाएगा। स्वामी सच्चिदानंद ने शिवगिरी तीर्थ यात्रा सम्मेलन में इस बड़े फैसले की घोषणा की है। इस सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी मौजूद थे। उन्होंने स्वामी सच्चिदानंद के इस कदम का समर्थन किया। दरअसल तीर्थ यात्रा सम्मेलन में एक भिक्षु ने इस प्रथा से जुड़ी बुराई के बारे में मठ के स्वामी को बताया था। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक तौर पर लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने वाली समस्या है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि मंदिरों में पुरुषों के ऊपरी भाग से कपड़े उतारने की प्रथा बहुत साल पहले इसलिए शुरू की गई थी ताकि ये देखा जा सके कि ब्राह्मण पुरुष जनेऊ पहनते हैं या फिर नहीं। लेकिन भिक्षु ने धार्मिक दृष्टि से इस प्रथा को लेकर कहा कि ऐसा करना श्री नारायण गुरु के उपदेशों के खिलाफ है। जाहिर है कि विशेष तौर पर दक्षिण भारत के कई मंदिरों में पुरुषों को दर्शन करने से पहले अपने ऊपरी वस्त्र उतारने को कहा जाता है, लेकिन अब केरल में इस प्रथा को खत्म करने का फैसला किया गया है। इस मुद्दे पर हमने प्रयागराज में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। महाराज जी, इस केरल के इस मंदिरों में पुरानी प्रथा को खत्म कर दिया है, तो कैसे देखते हैं आप? निर्वाणी अखाड़े के महासचिव होने के नाते, एक संत धर्मगुरु होने के नाते, हिंदू धर्मगुरु होने के नाते मैं केरल के शासन प्रशासन से एवं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से केरल के मंदिरों में पूजा पद्धति का बदलना, केरल के अधिकतर मंदिरों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा कब्जा, केरल के मंदिरों में मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा कब्जा, अब पूजा पद्धति में भी
जो एक परंपरा हुआ करता था कि वस्त्र निकाल कर पूजा और पाठ करना वह होता था। अब नहीं, अब कैसे भी आप व्यक्ति जा सकता है। देखिए, भाव सिर्फ समर्पण का है, लेकिन स्वच्छता जरूरी है। इसके नाते हमारे यहाँ पूज्य संत जो है वस्त्र या तो धुला हो या बिना सिला हो या तो फिर बिना वस्त्र को तब पूजन करते थे। केरल के मंदिरों में ऐसा होता रहा है। प्रथा जो चल रही है, हम लोगों के धर्म के ऊपर जो प्रयास किया जा रहा है, हम लोगों के धर्म के को आघात पहुंचाने के लिए, इसको इस परंपरा को रोका जाए और जो हमारी पुरानी प्रथा है उसको ही क्रियान्वित किया जाए, और ताकि हम लोगों का धर्म सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे। राष्ट्र है तो हम लोग हैं तो राष्ट्र है, इसलिए राष्ट्र जरूरी है हम लोगों के लिए। जो प्रथा अब जो पुरानी प्रथा खत्म किया सही नहीं है, ये इसको खत्म किया जाए, जो पुरानी हमारी प्रथा है उसी को लागू किया जाए। एक तरह से आप समझे कि हमारे यहाँ संविधान से देश चलता है। जैसा कि वकील साहब ने कहा, आप पूरे इस माध्यम से पूरे भारत को ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 13(3) क की धारा जो संविधान की धारा है उसके उल्लंघन उसका हो रहा है। 13(3) क ये कहता है कि जो रूढ़ी प्रथा परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही है, उस प्राचीन काल की जो परंपराएं है वो कानूनी तौर पे मान्य है। तो एक तरह से जो केरल की सरकार वहाँ कर रही है वो एक तरह से हमारे संविधान का उल्लंघन कर रही है। हमारे यहाँ जैसे आप लोगों ने 4 वेद हैं, उसमें 1 लाख वेद मंत्र है, 80,000 कर्मकांड है। तो कर्मकांड में कुछ नियम, हर चीज के पूजन का एक नियम होता है, और उस नियम के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है, जैसे आप पत्रकार है तो आपकी भी कुछ नियमावलियां होंगी, कुछ आपके कानून, आपके भी कुछ बने होंगे चैनल के नियम कि ऐसे हमको रहना है। ऐसे ही हर जगह पूजा पद्धति के अलग अलग देवताओं के साधना विधान, कुछ देवता को ये पत्र चढ़ता है, ये पुष्प नहीं चढ़ता, किसी को दुर्वा नहीं चढ़ता, किसी को तुलसी नहीं चढ़ती। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पूजा विधान करने का भी वस्त्र आभूषण भी श्रृंगार भी अलग अलग तय किया गया है। अच्छा, केरल में जिस मंदिरों में हुआ और वहाँ को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि उस प्रथा को बंद करके पूरे कपड़े पहन के ही जाएंगे मंदिर के अंदर। देखिए, ऐसा है, किसी साधना पद्धति को जो हजारों वर्षों से हमारे यहाँ कहा जाता है, श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम श्री वंदे गुरु परंपराम। तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, एक पद्धति है, एक नियम है। अब उसको सरकार अपने तरीके से चलाने लगेगी तो हम कहते हैं कि वही धर्माचार्य बन जाए, वही पगड़ी बांध करके आज शाही स्नान करने चले आए, तो सही नहीं हो। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका क्या मतलब हो गया? बिल्कुल साधु संतों की नाराजगी साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि केरल के मंदिरों की प्रथा को अब बदल दिया गया है। अब कपड़े पहन के ही मंदिरों में दर्शन करने की बात की जा रही है। पंकज सिंह, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस परेड की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल कली। नए साल पर एयर इंडिया ने अपने ग्राहकों को अच्छी खबर दी। दरअसल अब कुछ घरेलू उड़ानों में वाईफाई की सुविधा मिलनी शुरू हो गई। इस तरह एयर इंडिया उड़ानों में वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई। हालांकि अब ये सेवा एयरबस A350, बोइंग 787 और कुछ A321 नियो विमानों को ही दी जाएगी। 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड की ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई। इसके लिए आपको रक्षा मंत्रालय की आमंत्रण वेबसाइट www.amantran.mod.gov.in पर जाना होगा। रिपब्लिक डे परेड के लिए 100 रूपए और 20 रूपए में टिकट मिल रही है। वहीं बीटिंग रिट्रीट फुल ड्रेस रिहर्सल की टिकट 20 रूपए तो बीटिंग रिट्रीट की टिकट 100 रूपए की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक YouTube पॉडकास्ट की शुरुआत की। इसका नाम बियॉन्ड द बैज रखा गया है। इसका मकसद पुलिस की चुनौतियों और अनुभवों को शेयर करना है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती है। यहाँ आज हम आपको मिलवाएंगे मुंबई पुलिस के एक ऐसे जवान से जो अपने कार्यकाल में 3000 से ज्यादा बिछड़े हुए लोगों को अपने परिवार से मिला चुके हैं। एएसआई राजेश पांडे 31 दिसंबर को रिटायर हो गए, लेकिन उन्हें इस नेक काम से इतनी खुशी मिलती है कि वो इसे रिटायरमेंट के बाद भी जारी रखना चाहते हैं। पुलिस थाने में आया तो उसकी माँ जो है बच्चे को देख करके ऐसे व्याकुल हुई कि जैसे मुझे बचपन में याद आया कि गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए भागती है माँ से, और वह बच्चे
अपने बच्चे को गोद में लगा लिया तो मैं खुशी के आंसू बहने लगे। तो उसी समय मैं ये समझ गया कि मिसिंग से बढ़ के कोई बड़ा काम नहीं। मुंबई सपनों की नगरी, इतना बड़ा शहर, इतनी भीड़ कि कोई खो जाए, अपनों से बिछड़ जाए तो ढूंढना मुश्किल है। लेकिन इसी मुश्किल काम को पिछले कई सालों से निभाते आए हैं मुंबई पुलिस के एक वफादार सिपाही, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेश पांडे, जो अब तक करीब 3000 ऐसे लोगों को अपने परिवार से मिला चुके हैं। हालांकि अब वो अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में इस काम को करते हुए उन्हें जो सुकून मिला वो अब खूबसूरत यादें बनकर उनके साथ चल रही हैं। सन 2011 से लेकर के आज तक जो है देखा जाए तो 3 सांता क्रूज, मालाड, अब इस समय अंधेरी, लगभग 3000 से अधिक रिकॉर्ड के केस को सॉल्व कर लिया हूं। और उसी तरह मैं मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, बिहार, यूपी या गोवा, इन सब पुलिस हमसे मदद मांगते हैं कि बम्बई में ऐसा ऐसा है, तो मैं उस केस में भी मदद किया हूँ। एक ही अभी जल्दी की घटना है कि साइंटिस्ट गुजर गए, मिसिंग हो गए थे 9वें महीने में। उस केस में माननीय सीपी साहब और डीसीपी के मार्फत 2 दिन में उस केस को सॉल्व किया। वो भारत के साइंटिस्ट थे। तो इस तरह मुझे आनंद होता है। राजेश पांडे कहते हैं कि जब कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति अपने परिवार से मिलता है तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती है और आंखों में जो खुशी के आंसू होते हैं, उससे ज्यादा सुकून उन्हें आज तक किसी चीज से नहीं मिला। मिसिंग के काम में लोगों को ढूंढ के निकालने में इतना मुझे आनंद होता है कि मैं यही समझता हूँ कि भगवान ने जो मेरा जीवन दिया है, इसके बाद मरने के बाद लोग मुझे याद करें ना करें, लेकिन भगवान जरूर याद करेंगे कि मैं लोगों को कैसे खोज निकाला हूं। और यह काम में मुझे मेरे आत्मा बहुत ही आनंद मिलता है। पुलिस की नौकरी करते हुए राजेश पांडे ने जिस तरह से लोगों की मदद की, उस पर इनकी पत्नी प्रेमलता को भी गर्व है। जो इनका काम है ना, वो काम के पीछे एकदम पागल है। मतलब उनको काम के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। फैमिली है या नहीं उनको पता नहीं है। थोड़ा सा बुरा लग रहा है। पहले समय नहीं दे पाते होंगे, शिकायत रही होगी आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी उनकी फैमिली थी ना, पहले उनकी फैमिली वही थी, बाद में हम लोग आ गए। राजेश पांडे ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में नौकरी को भले ही अलविदा कह दिया है, लेकिन वो इसमें काम से रिटायर होना नहीं चाहते। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।